अपने चैनल कॉमर्स कुशीग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि अभी हुआ है 28 तारीख को ही, यानी कि आज ही हुआ है, 12 बजे समथिंग खत्म हुआ है। तो उसका आज हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है, बिना किसी टाइम लगाकर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्योंकि आपको भी जल्दी है, हमको भी थोड़ी जल्दी है, ठीक है। तो देखिए, जो इसमें पहला क्वेश्चन है इकोनॉमी में, वो आपको दे रखा है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है। आपको प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको नॉमिनल अपॉन में रियल इंटू 100 कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। पहले का जो आपका आंसर आ रहा है वो 125 आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ में आपको चॉइस में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको पूछा गया है, बताइए कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। स्टॉक और फ्लो के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको बता रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग वगैरह आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, प्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। ये क्या है आपका फ्लो, इसमें आना चाहिए था आपका फ्लो। और दूसरे में जो है आपका दे रखा है नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसमें भी आपका फ्लो ही आएगा, तो दोनों साइड में फ्लो आएगा। आप अपना पेपर चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाए कि आपके कितने नंबर आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम पहुंचे सेकंड क्वेश्चन पर, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका डेवलपमेंट से। उसमें क्या है आपका इंडिया, इसमें इंडिया हैज़ बीन, इसमें है आपका ए कंप्लेंट, ठीक है, बाई इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो है ये, मतलब इसका जो मतलब है वो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपका कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर कुछ अफेक्ट पड़ता है क्या, एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर कुछ अफेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल, जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको एनवायरमेंट जो है वो अफेक्ट होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है। और जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो एनवायरमेंट है वो आपका पॉल्यूट होगा, ठीक है। तो उसको आप में ऐसे ही लिखना था, आपको बस स्टेटमेंट में क्लियर करके रीज़न देना था, यस ड्यू टू द हायर प्रोडक्शन, ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अफेक्टेड। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो है वो अफेक्ट होंगे, पॉल्यूट होंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, मेरी और आपकी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज से मतलब नहीं है, बस आपका मीन ठीक होना चाहिए क्वेश्चन का, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो हम द नेचर, इसमें आपको दे रखा है द नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरियाज इन डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरिया। तो बताइए नेचर ऑफ वर्क जो है रूरल एरिया और अर्बन एरिया का कैसे डिफरेंस है, ये आपको जस्टिफाई करना है, एक रीज़न देना है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि हाँ जी, शहरी जो रोज़गार होता है, जो शहरी जो काम होता है वो अलग होता है जो कि ग्रामीण जो काम होता है, जिसमें इसमें क्या कह सकते हैं आप, जो अर्बन एरिया है फॉर्मल सेक्टर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर। जो अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और जबकि रूरल एरियाज़ के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर्स पाए जाते हैं। उसमें हम रेगुलर वर्कर्स पाते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, लेकिन इसमें हम कैजुअल वर्कर्स पाते हैं, ठीक है, कैजुअल वर्कर्स ही हमको मिलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर अगर हम पहुंचेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि आपको दे रखा है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। आपको चौथा जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यू हैव गिवन द कंजप्शन फंक्शन ऑफ द इमेजनरी इकोनॉमी। एक इमेजनरी इकोनॉमी के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको कंजप्शन इक्वल टू दे रखा है। कंजप्शन इक्वल टू आपको 100 प्लस ये करके दे रखा है 0.8y, यानी कि एमपीसी वाला फॉर्मूला दे रखा है आपको, एमपीसी वाला फॉर्मूला करके आपको कंजप्शन दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, आपको केस दे रखे हैं, इसमें आपको निकालना है एमपीएस, ठीक है। पहले केस में आपको एमपीएस निकालना है और दूसरे केस में आपको ब्रेक इवन पॉइंट का लेवल निकालना है, किस जगह पर जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एमपीएस इक्वल टू क्या होता है। देखिए, आपने इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 0.8 का क्या मतलब है, आपको एमपीसी दे रखी है, ये आपने पढ़ा है, तो ठीक है, कंजप्शन इक्वल टू, तो ये आपको क्या है, एमपीसी दे रखा है, तो एमपीएस निकालना है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो एमपीसी हमारा क्या है, 0.8 है, और एमपीएस हमारा क्या है, एमपीएस हमें निकालना है, इक्वल टू 1 कर देंगे, तो 1 माइनस 0.8 कर देंगे तो 0.2 आपका क्या निकल जाएगा, एमपीएस निकल कर आ जाएगा। अब आपको लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। आपने एमपीसी और एमपीएस तो निकाल लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लेवल ऑफ वो निकालना है, लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आपका किस लेवल पर होगा। तो आपको लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, सी इक्वल टू कंजप्शन आपका क्या दे रखा है, फिर कंजप्शन से आप वाई निकाल कर देखिए। देखिए, कंजप्शन से जब आप वाई निकालोगे तो जितना आप कंज्यूम करोगे उतनी ही, जितना आप कमाओगे उतना ही तो कंजप्शन कर सकते हो मैक्सिमम। तो हमने मान लिया कि जो हमारी जितना हमने कमाया है उतना ही हमने कंजप्शन किया, यानी कि वाई इक्वल टू सी कर लिया हमने। तो वाई इक्वल टू जब हमने सी कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वाई यहाँ पर हो गया, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। और हमें पता है ये क्या दे रखा है, हमें ये क्या दे रखा है, हमें एमपीसी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। एमपीसी की हमें क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। तो एमपीसी कर देंगे 100 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी कर देंगे, तो 0.8 इक्वल टू, ठीक है, 100 अपॉन में 2.0। जब इसको काटेंगे 2.0 को, यानी कि जब यहाँ इसमें से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, इसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 से 2 को देंगे तो ये 500 आ जाएगा। तो 500 पे आपकी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट की जो है वो लेवल निकल कर आ जाएगी। अब इसमें एक और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है चौथे क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें आप
तो इसमें आपको जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है, आपको सेविंग दे रखी है, ठीक है, और वी नो दैट कि हमें, और इसमें हमें इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। तो हमें पता होता है कि इक्विलिब्रियम निकालने के इसके दो अप्रोच होते हैं, एक होता है एस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमें इसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला जो अप्रोच है वही यूज़ करना है। तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग आपको इतनी दे रखी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और पता चल जाए तो मजा आ जाए। इन्वेस्टमेंट आपको इसमें पता ही है, क्वेश्चन ने बाकायदा आपको कही है कि 4000 है, तो आपको पता है कि सेविंग आपकी इतनी हो गई और इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी हो गई, दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों हमने इक्वल रखा, ठीक है। और हमने क्या किया, सेविंग जो है हमारी यहाँ पे, इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये 60 जो है, ये जो माइनस का 60 है इधर साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। तो इसे ऐसे कर देंगे तो ये 40,600 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका जी, इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वाला लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो सेविंग है, पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो सेविंग है वो एक्सीड है, यानी कि ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कब हो सकती है, जब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी एग्रीगेट डिमांड से, ये तभी तो हो सकती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, यानी कि डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, डिमांड कम है तो अपने प्रोडक्शन को घटा देगा, प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट आपका घट जाएगा, आउटपुट को घटाएगा तो आप लेबर को वो हटाएगा अपनी कंपनी में से, निकालेगा उसे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है आपका और करके जो इसमें दे रखा है वो बिल्कुल सेम है, बस इसमें केस बदल दिया है। इसमें आपको सेविंग कम दे रखी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दे रखी है, ठीक है। यानी कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, और जो उसको प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की नीड होगी तो लेबर को क्या करेगा, वो हायर करेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका पाँचवा क्वेश्चन। आगे आप देखेंगे छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में आपका क्या है जी, छठवां क्वेश्चन में आपका जो चाइना और पाकिस्तान से वो कंपैरिजन उस वाले चैप्टर से ले रखा है, चाइना पाकिस्तान और इंडिया वाले कंपैरिजन वाले चैप्टर से ये आपको ले रखा है, इंडियन इकोनॉमी से। तो इसमें क्या दे रखा है जी, इसमें आपको जो दे रखा है भैया, इसमें दे रखा है इन द लेट 1970 में जो है चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ हैड सोन एज कम्पेयर्ड इन इंडिया। जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि उसकी जो ग्रोथ थी वो कम हो गई। तो इसका एक रीज़न बताना है और इसका इम्पैक्ट बताना है। तो इसका रीज़न तो ये है कि उसने वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी चाइना में अप्लाई हो गई थी, जिससे क्या हुआ, पॉपुलेशन उसकी क्या हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ उसकी कम हो गई, ठीक है। और इम्पैक्ट क्या हुआ इससे जो इम्पैक्ट हुआ वो था सेक्स रेशियो जो था वो गिर गया था, ठीक है। जिससे मतलब एक लड़का ही, मतलब अगर उन्हें एक ही बच्चा करना था वो लड़का पैदा करना चाहते, तो इससे क्या हो गया, जो आपका सेक्स रेशियो था वो गिर गया, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस जो था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप इसे इम्पैक्ट लिख सकते हो इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो सातवां क्वेश्चन है, स्टेट द डिस्कस बिटवीन टू इंडिकेटर्स मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कंट्री। हेल्थ स्टेटस ऑफ कंट्री को बताने वाले दो इंडिकेटर्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो दो इंडिकेटर्स के हम नाम बता सकते हैं, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, ठीक है, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो आपको कैसे बताता है भाई, जिसकी एवरेज लाइफ ज़्यादा होगी इसका मतलब उसकी हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो आपका वो क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे जो है वो जीवित रह जाते हैं, तो ये जिसका अच्छा होगा उसमें भी क्या होगी, हेल्थ रेशियो जो उसका अच्छा माना जाएगा। इसके बाद में हम आठवें क्वेश्चन पे चलेंगे। आठवें क्वेश्चन में क्या है, आठवें क्वेश्चन में आपका प्लांट, एक मिनट, आठवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्टेट द, आठवें क्वेश्चन में आपको बताना है स्टेट ब्रीफली वर्किंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में आपको बताना है प्रोसेस, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द चेंज इन इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ दे रखा है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि MPC आपको 0.5% दे रखी, 0.5 दे रखी है। तो ये आपको बताना था इसमें। तो सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आप वो लिखोगे, इसमें डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। आपने जैसे डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद में से आप करने जाओगे। तो इसमें कैसे करोगे, आपसे जब आप इसमें चेंज निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका चेंज कितना आ रहा है जी। आपका चेंज इसमें जो निकल कर आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा कुछ इसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, लेकिन आप देखना कभी चेंज निकल कर तो शायद 8000 के समथिंग में आएगा। और चेंज जब इसकी ये टोटल है, अच्छा ये टोटल है, मैंने डायरेक्ट कर दिया ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है जी, आपका जो दे रखा है चेंज इन वाई का जो टोटल निकल कर आएगा वो आपका 4000 निकल कर आएगा, और चेंज इन सी का जो टोटल निकल कर आएगा वो इसका 4000 निकल कर आएगा, और चेंज इन वाई का जो चेंज इन इनकम का जो टोटल। अब जो आना है हमें क्वेश्चन नंबर 9 पर आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, डिस्कस द ब्रीफली टू सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉलो बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा ऐसी दो स्ट्रेटजीज के बारे में बताइए जो कि सिमिलर थी, ठीक है।
तो इसमें हम बता देंगे आपके वही कंपैरिजन से फिर से ये क्वेश्चन निकल कर आया है। इसमें क्या था, एक तो 5 ईयर प्लानिंग थी, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग जो कि इंडिया ने भी एडप्ट करी थी और पाकिस्तान ने भी एडप्ट करी थी। इंडिया ने जो उसे 1991 में एडप्ट किया, 1951 में एडप्ट किया था, और पाकिस्तान ने उसे 1956 में किया था। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन भी था। ग्रीन रिवॉल्यूशन दोनों कंट्रीज़ ने फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करके दोनों कंट्रीज़ ने सिमिलर यूज़ किया था, ठीक है। और एक और बता सकते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया ने किए थे वो 1991 में, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से आपने इस पर एक चैप्टर पढ़ा है। और जो ये पाकिस्तान ने किया था ये 1998 में किया था, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिमिलर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो आप अगर आपने ये तीनों में से कोई भी दो लिखी हैं तो आपका बिल्कुल ठीक है। और भी हो सकती हैं जो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो निकल जाएंगी। ऐसे आपको करना था। अगर आप 10वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो 10वें क्वेश्चन में आपको पता चलेगा ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डिफरेंट फेसेस बनाने हैं। डिफरेंट फेसेस के बारे में आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा 3 फेसेस होते हैं, इनकम फेस, एक्सपेंडिचर फेस एंड प्रोक्रेशन फेस। इसको बताना था। किसी ने फिगर बना दिया होगा जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो फिगर होता है वो बना दिया होगा। अगर आपने बना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको डिफाइन करना जरूरी था, ठीक है। हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने बना दी तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका एडिशनल है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन्हें डिफाइन नहीं किया तो आपके नंबर कट सकते हैं। लेकिन आपने इन्हें डिफाइन करके आए और आप फिगर भी बना के आए तो चिंता मत करिए, आपके नंबर पूरे हैं, ठीक है। आप देखेंगे 10वें क्वेश्चन में इन इकोनॉमी द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दो रियल जीडीपी दे रखी है आपको, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फिर से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो रियल जीडीपी आपको जो दे रखी है वो 300 रुपये की, प्राइड इंडेक्स जो आपको दे रखा है वो 110 रुपये का दे रखा है, और नॉमिनल जीडीपी आपको निकालनी पड़ेगी। तो वही अपना रियल अपॉन वो, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला आप जैसे ही इसका फॉर्मूला लिखेंगे और आपको पता चलेगा। तो इसमें आपको प्राइस इंडेक्स पहले से दे रखा है, तो आप यहाँ पे आएंगे, प्राइस इंडेक्स आपका 110 हो जाएगा, नॉमिनल अपॉन में रियल, ठीक है जी, नॉमिनल अपॉन में रियल इसका फॉर्मूला। फिर इसको जो ऐसे कर देंगे तो ये इसका गुणा कर देंगे इन दोनों का, क्योंकि ये 300 जो है यहाँ पर चले जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, तो इन दोनों का इनटू आ जाएगा, तो 330 इनका क्या हो गया इनटू आ गया। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम पहुँचेंगे 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कंपेंसेशन एंड सेविंग। रुकिए जरा मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। 11वां क्वेश्चन में आपको कह रहा है कंपेंसेशन एंड सेविंग जो कर्व है एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर के। जो सेविंग कर्व है और जो है क्या है, और आपका जो कंजप्शन कर्व है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर के, बिल्कुल। क्योंकि अगर देखिए आपके इनकम के आप 2 पार्ट करते हैं, एक कंजप्शन, एक कंज्यूम कर लेते हैं, एक आप सेविंग कर लेते हैं, तो ये दोनों के एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जी बिल्कुल, हम इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है एक्सप्लेन विद वैलिड रीजन, एक वैलिड रीजन के साथ में बताइए। तो आप वैलिड रीजन में यही दे सकते हैं, जो कंप्लीमेंट है ये क्या है, ये पार्ट ऑफ इनकम है, ठीक है। आप इसे कैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ये पार्ट ऑफ इनकम है, कंजप्शन प्लस सेविंग करके ही आप इनकम बनती है। अगर आप कंजप्शन बढ़ा दोगे तो सेविंग घट जाएगी, और सेविंग बढ़ा दोगे तो कंजप्शन घट जाएगा। तो ये इसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, एक साथ चलते हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपका कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, आपकी सेविंग बढ़ जाएगी तो आपका आपका इनकम बढ़ जाएगी तो आपका कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, और इनकम बढ़ जाएगी तो सेविंग भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे आप, इसमें ही आपको बी क्वेश्चन दे रखा है टैक्स पेड टू कर्ब, ठीक है, डेफ्लेशनरी सिचुएशन। टैक्स पेड जो मतलब टैक्सेस जो आप पे करते हैं, हेल्प्स जो ये कैसे हेल्प करते हैं आपको कर्व्स टू डेफ्लेशनरी गैप को आपको कवर करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये फिजिकल पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। टैक्स जो है, अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो क्या होगा, जनता जो है एक्सपेंडिचर करना कम कर देगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिमांड जो है आपकी घट जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा। लेकिन इसमें इन्फ्लेशनरी के बारे में नहीं पूछा, डिफ्लेशनरी के बारे में पूछा है। तो इसमें बताना है कि जो टैक्स है, अगर वो टैक्स घटा दिया जाए तो डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड अगर ज़्यादा हो जाएगी कंट्री में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो बढ़ेगा और डिफ्लेशनरी गैप जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने वैसे लिखा भी है। आप टैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो परचेसिंग पावर जो है बढ़ जाएगी, सो द डिफ्लेशन गैप ऑफ द इज बैलेंस्ड, ये जो है बैलेंसिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब हम 12वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। 12वां क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो उसमें नेशनल इनकम से दे रखा है। नेशनल इनकम मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश की है, ठीक है, देख लेना एक बार सही है नहीं। तो ये 3180 इसका जो है पहले का आंसर आएगा, ठीक है। जो आपका ये सीधा आंसर था, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया, मैंने ज़्यादा कुछ करने की इसमें वो नहीं समझी, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा ये, ठीक है। तो इसमें आप आंसर मैच कर लीजिए कि 3180 आप करके आए हो या नहीं करके आए हो, ठीक है। अगर आपका आधा भी सही होगा तो आपको उसको भी नंबर मिलेंगे, ठीक है, आंसर से, मतलब अगर आपका ऊपर वाला भी सही होगा तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और करके दे रखा है, ये थोड़ा ट्रिकी था इसलिए मैंने इसमें कर दिया, ठीक है।
इसमें क्या है जी, आपको NDPFC निकालना था सबसे पहले, जिसमें आपको GDPFC दे रखा था। तो वो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बताना था। इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ यूज़ होता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें पता है कि NDPFC के फॉर्मूले में यूज़ होता है। तो इसमें दे रखी थी GDPFC, तो GDPFC में अगर हम डेप घटा देंगे तो 650 में से 100 जाएंगे तो 550 रुपये के आपके क्या आ जाएंगे जी, 550 का आपका आ जाएगा क्या, NDPFC। अब NDPFC का फॉर्मूला हमें पता है, NDPFC इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो 550 इसकी हमने निकाल लिया पहले से ही। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 300 ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है। तो 550 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपका 250 निकल कर आ जाएगा। अब पहुंचेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपकी केस स्टडी थी 13वां क्वेश्चन, ठीक है। आपका इसमें क्या था, नहीं इसमें आपको एक सेकंड केस और दे रखा है, इसमें 12वें क्वेश्चन में सेकंड केस और वाली जो है, इसमें आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है। इसमें आपको पूछे थे इसके कंपोनेंट और एलिमेंट के बारे में, इसमें आपको पूछा था। तो इसमें आपको करना था इसके कंपोनेंट ऐसे ऐसे करके इन्हें लिखना था, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप या प्रॉफिट लिख सकते थे, रिटेन अर्निंग इसे आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो ये 4 थे, आप इनको थोड़ा आप एक के लाइन में आप डिफाइन भी करके आ सकते थे, ठीक है। तो ये इनके कंपोनेंट थे, देख लेना आपने सही किए कि नहीं। अब हम 13वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेट का, ठीक है। तो उसमें क्या है, आउटलाइन एंड ये आपकी केस स्टडी थी 13वां क्वेश्चन जो था। आपको इसमें सबसे पहले पूछा गया था कि फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग ने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे। तो इस केस स्टडी के आधार पर ही आपको बताना था। बहुत सारी चीज़ें निकल सकती थी, लेकिन मैंने जो मोटा पॉइंट, जो सरल पॉइंट थे वो मैंने निकाल दिए। सबसे पहले लोकलाइज कर दिया था वेरियस सिटीज़ को, ठीक है। वेरियस सिटीज़ जो थी उन्हें लोकलाइज कर दिया था ताकि वो बिजनेस अच्छे से कर सकें। लोकलाइज का मतलब आप इसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने क्रेडिट रेशनिंग वगैरह का सहारा लेकर ये किया था। इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब जो उन्होंने मोटिवेट किया था कि इकोलॉजिकल सिस्टम को आप प्रमोट करो, ठीक है, एनवायरमेंटल को आप प्रमोट करो, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ज़्यादा एडवर्टाइज हो सके और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। और इसमें आपका जो तीसरा क्वेश्चन था, अर्बन एरियाज आर रैंक्ड इन स्केल ऑफ 0 से 100 के बीच में आपको जो है अर्बन एरियाज को रैंक करना था। तो ये भी आपका वहाँ से निकल कर आएगा जहाँ पे आपको ये दे रखी थी, ठीक है, 0 से 49। फिर इसके आगे जो आपको लाइन दे रखी है उसको आप लिख देते, और इसके मतलब 3 कैटेगरीज में निकल कर आएगा ये आपको। तो ठीक है, ये आपका हो गया आपका सेट 1, जिसको आपको अच्छे से करना था, ठीक है। आई होप आपका ये पेपर जो है बहुत अच्छा गया है। हालांकि इसका थोड़ा जो लेवल है पेपर का वो थोड़ा मीडियम है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते थे इसे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ से आगे जो मैं वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए BCom, BBA, CA, ICS, ठीक है, और CS से रिलेटेड जो मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है, जिससे आप और मतलब समझ सको कि क्या चीज़ें हैं। और मैं अगर आपको कुछ गाइडेंस वगैरह की कोई ज़रूरत है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आया कुछ समझ में, तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।